हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए ना। गुड आफ्टरनून वानी, रोशन, प्रिया। होपफुली सबका दशहरा बहुत अच्छे से दशहरा सेलिब्रेट किया होगा स्टूडेंट्स ने। ओके, एक दिन तो सेलिब्रेट एक दो दिन कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग लग जाते हैं। अभी दीपावली तक नॉन स्टॉप एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। दीपावली में एक दिन दिवाली के लिए शाम में निकाल लेंगे और उसके बाद तो लगातार फिर पढ़ना ही है। ओके, पहला आपका क्लोज टेस्ट है। ओके, मैं साइड हो जा रही हूँ, साइड हो जा रही हूँ। आप क्लोज टेस्ट बनाना शुरू करो, ठीक है? ऑल ओके है ना? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप क्लोज टेस्ट बनाना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बना के डन बोलना। बना के डन बोलना। डन हो गया। नेक्स्ट वाला। जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है लिख लेना है।
क्या क्या लिखा है इसने क्लास में? आज क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, इडियम्स लिख दिया है, जबकि फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब और वोकैब है, टाइटल गलत लिखा हुआ है। ओके चलो, पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला का आंसर बताइए। और ये वाला ना ऐसा नहीं है कि ये वाला इस बार के प्री एग्जाम में आया था। ठीक है, प्री में भी कभी कभी अच्छा लेवल आ जाता है, मेंस में कभी कभी बहुत इजी आ जाता है, प्री में अच्छा आ जाता है। तो ये प्री का ही है, प्री का ही है। पहला वाला इज सिम्युलेटेड। ऑप्शंस अच्छे दिए हैं, ऑप्शंस अच्छे दिए हैं। सेकंड वाला, सेकंड वाला विथ, बिहाइंड, अलोंग, बियॉन्ड। नेक्स्ट वाला, बियॉन्ड द एक्चुअल वर्ल्ड। को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट का मतलब है साथ साथ एग्जिस्ट करना, साथ साथ। तो बियॉन्ड नहीं होगा ना, बियॉन्ड तो दायरे से बाहर। क्या होगा? इक्विपमेंट। इस बार के प्री का ही है, किसी ना किसी के सेट में आया होगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश एनवायरमेंटल सिमुलेशन। देखो सिमुलेशन वर्ड था यहाँ पे। सिमुलेशन का मतलब है नकल करना, तो यहीं पे हमने कुछ सिमुलेटेड वर्ड लगाया था ना। क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, नेक्स्ट वाला, नेटवर्क। अच्छा, कार्टून नेटवर्क ऑफ माइक टाइसन। रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। अरे जहां भी कार्टून देखोगे वहां नेटवर्क ही लगा दोगे। पहले स्कोर बता दो, कार्टून जहां देख के नेटवर्क लग जाएगा। और उन्होंने जानबूझकर नेटवर्क डाला भी होगा। ठीक है, रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, किसी चीज का रूपांतरण, परफॉर्मेंस, प्रतिपादन, वैसा टाइप में बोलते हैं। किसी चीज को परफॉर्म करना। अब तो आंसर बता देना, क्या मतलब स्कोर बता देना। स्कोर, स्कोर इसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण करना, व्याख्या करना, किसी चीज का चित्रण करना। बहुतों का 5 में 5 आया है, 4 भी आया है। जहां देखो कार्टून देख के नेटवर्क ही लगा देंगे। 3 भी आया है। ये इस बार के प्री एग्जाम का है। ठीक है, प्री एग्जाम का है। मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला चलो लेके चलती हूँ। अच्छा, आपने ये सब वर्ड सुना होगा ना, वर्चुअल रियलिटी मतलब एक बार बताना, ये सब चीज का तो नॉलेज होगा। ये सब तो आपने कहीं ना कहीं न्यूज में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मेटावर्स, मेटावर्स में क्या किया जाता है? एक अनरियल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है। मेटावर्स में भी ना एक नकली क्लासरूम क्रिएट कर देंगे। नकली क्लासरूम मतलब रियलिटी से दूर एक काल्पनिक इमेजिनेटिव क्लासरूम तैयार कर देंगे। बोलते हैं ना, एक दिन ऐसा भी जाएगा जो हमारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को ना ऑफलाइन वाली फीलिंग देने के लिए एक वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है अनरियल, अनरियल क्लासरूम तैयार कर दिया जाएगा। और टीचर पढ़ाते रहेंगे, बच्चों को लगेगा ना कि वो क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर सामने है। ओके, तो वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है जो रियल नहीं होता है। तो ये सब तो आपने पढ़ा ही है। नेटवर्क वाला गलत हो गया है, रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। एक बार रिफ्रेश। नहीं हो सकता है, मैं बता रही हूँ,
हाँ, मेटावर्स में क्राइम भी हो रहा है, किडनैप वगैरह कर रहे हैं। अभी कमेंट्स लेट आ रहा था, 2 बार रिफ्रेश करती हूँ मेल को। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको पता है। एक अनरियल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता। तो एक ये बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर द टू रियलिटी टेक्नोलॉजीज। ये 2 तरह के टेक्नोलॉजी है जहां पर आपको अनरियल वर्ल्ड में आपको रियल चीजें फील करवाई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सब करते हैं। ओके, तो इसी के बारे में है। तो आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप मुझे बताओ, सबका मतलब बताती हूँ। रिवील करने का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना, इस किसी भी चीज को उजागर करना, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज। और सफोकेट करने का मतलब है एकदम दम घुटना। सफोकेट करने का मतलब है ना स्टाइफलिंग, दम घुटने वाला। कोई भी चीज बहुत कंजस्टेड है, आपने सफोकेट कर दिया मतलब ब्लॉक कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, दम घुटने वाला है। केटर का मतलब होता है पूर्ति करना। केटर करना मतलब फुलफिल करना। और सिम्युलेट करना, सिम्युलेट वर्ड तो मैंने आपको करवाया है। सिम्युलेट का मतलब होता है नकल करना, किसी भी चीज का कॉपी करना, एप करना। ठीक है, ये मैंने तो कितने सारे, एक बार मुझे सिम्युलेट के वर्ड्स बता दीजिए। किसी भी चीज का नकल करने का मैंने आपको करवाया। इमिटेट करना, कोई भी चीज का नकल करना, कॉपी करना, सिम्युलेट करना। ओके, सिम्युलेट करना, इम्पर्सोनेट करना, सबका मतलब होता है नकल करना, एप करना। ठीक है, इमिटेट करना, एम्यूलेट करना, वेरी गुड। एम्यूलेट करना, एम्यूलेट का मतलब भी है कोई भी चीज को नकल करके बनाना। एम्यूलेट करना, इमिटेट करना। तो यहाँ पे थोड़ा सेंस लगाओ। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, अगर आपको ना ये सब ऑगमेंटेड नहीं समझ में आ रहा है, अब एक एक का हिंदी करने की जरूरत नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब फॉल्स रियलिटी, मतलब वो चीज काल्पनिक दुनिया में आपको कुछ रियल दिखाना चाह रहे हैं। ये 2 तरह का रियलिटी टेक्नोलॉजी है। डैट इधर ऑगमेंट का मतलब या तो वो इंक्रीज करता है या वो रिप्लेस कर देता है रियल वर्ल्ड को डैश वर्ल्ड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है फॉल्स। हम क्या करते हैं, रियल टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हुए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां पे आपको सब चीज असली लगे। तो रियल वर्ल्ड को रिप्लेस कर देता है विद अ स्टिम्युलेटेड, यहाँ पे फॉल्स, सफोकेटिंग वर्ल्ड थोड़ी होगा। और दूसरा ध्यान रखना है ना आगे जाके, सिमुलेशन वर्ड है। ओके, वर्चुअल रियलिटी इज एन इन्वायरमेंटल सिमुलेशन। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी में इस वर्ल्ड को सिमुलेटेड वर्ल्ड से कर देते हैं। तो ये तो जाएगा नहीं, पूर्ति करने वाला होगा नहीं, सिमुलेटेड होगा। ओके, सिमुलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एक चीज और याद रखना, ये जो केटर होता है ना, केटर करना मतलब किसी चीज की पूर्ति करना, ये वर्ब है। और रिवील करना, रिवील तो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। वेरी सफोकेटेड एटमोस्फियर, सफोकेटेड एटमोस्फियर नहीं होता है, सफोकेटिंग एटमोस्फियर होता है। तो ये भी हमेशा वर्ब होता है। और हमें यहाँ पे चाहिए था एडजेक्टिव। यहाँ पे वन प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता के लिए। तो सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड मतलब नकली, कॉपी करके। केटर के साथ टू भी होता है, और केटर कभी भी ना एडजेक्टिव नहीं होता। इन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या किया जाता है, अ वर्चुअल वर्ल्ड डैश द एक्चुअल वर्ल्ड टू बी डैश। को एग्जिस्ट का मतलब होता है ना, को एग्जिस्ट का मतलब है कोई भी चीज एक साथ। हम ऑगमेंटेड मतलब और भी ये दिखाएं, और भी रियलिटी को बढ़ाने के लिए, और भी रियलिटी वाला एक्सपीरियंस देने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, अ वर्चुअल वर्ल्ड को एग्जिस्ट डैश द एक्चुअल वर्ल्ड, ताकि हम वर्चुअल वर्ल्ड को, नकली दुनिया को एक्चुअल वर्ल्ड के साथ, दोनों को साथ साथ को एग्जिस्ट करवाते हैं। और उसमें कंपैरिजन करते हैं। क्यों करवाते हैं, कुछ चीज सिखाने के लिए। एंड ऑफर मोर डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड दैट अ यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च। तो को एग्जिस्ट का मतलब होता है ना, को एग्जिस्ट। अच्छा, आप ये दिमाग लगा रहे हो,
देखो अगर आप आपके दिमाग में ऐसा भी जा सकता है कि वर्चुअल वर्ल्ड जो होता है ना वो तो बियॉन्ड एक्चुअल वर्ल्ड होता है, लेकिन अगर मैं बियॉन्ड लगा देती, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा कि वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना वो एक्चुअल वर्ल्ड के दायरे से बहुत बाहर होता है, लेकिन आगे जाके देखो को एग्जिस्ट के साथ एक तो बियॉन्ड नहीं आएगा। को का मतलब होता है साथ साथ, एक तो आप साथ साथ एग्जिस्ट करवा रहे हो और साथ में एक्चुअल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के दायरे से बियॉन्ड कर रहे हो। ये हम दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करवाते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं ताकि हम दोनों को साथ साथ रखेंगे तभी तो हमें ये कुछ सिखा पाएगा। ओके, तो बियॉन्ड नहीं होगा। ओके, बियॉन्ड द एक्चुअल वर्ल्ड, बियॉन्ड आप ठीक है, बियॉन्ड आप लगा सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना वो एक्चुअल वर्ल्ड से बियॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे को एग्जिस्ट वर्ड बता रहा है ना कि दोनों साथ साथ है। जैसे को एग्जिस्ट कर रहा है आपके को पार्टनर्स, जो पार्टनर्स एक साथ है, तो यहाँ पे आपको विथ लगाना था, विथ दोनों को साथ साथ रख के कंपेयर कर रहे हैं और डेटा वगैरह ले रहे हैं अबाउट द रियल वर्ल्ड, दोनों को रियल वर्ल्ड डाटा यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च। तो यही है, ध्यान रखना। When a handset is pointed at a piece of malfunctioning का मतलब है जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। कौन क्या चीज ठीक से काम नहीं कर रहा है? malfunctioning एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे नाउन चाहिए। तो आर्सेनल आर्सेनल किसको बोलते हैं? ये तो वन वर्ड पे पढ़ा है आपने। आर्सेनल वो जगह होता है जहां आर्म्स एंड वेपन्स रखा जाता है, आर्म्स एंड वेपन्स, लेकिन यहाँ आर्म्स एंड वेपन्स का सेंस थोड़ी जा रहा है। ओके, ये वर्चुअल वर्ल्ड एंड मैल फंक्शनिंग, जो उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। और आउटफिट तो ड्रेस को बोलते हैं, आपका आउटफिट, और बैगेज का मतलब है आपका सामान। तो कोई भी सामान ठीक से नहीं कर रहा है, कोई भी उपकरण, ठीक है, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट। आर्सेनल जहां आर्म्स एंड वेपन्स और वो सब रखा जाता है, तो कोई भी जब वेपन ठीक से काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल AR एप्स, आर्टिफिशियल ये AR एप्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स माइट प्रोवाइड, ये ऐप हमें प्रोवाइड करेगा ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। कुछ ऐप से जब ट्रबल आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन देगा। वर्चुअल रियलिटी इज अ डैश, वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल, अच्छा कंक्लूसिव का मतलब बताना। अभी हाल फिलहाल में कहीं हमने कंक्लूसिव का मतलब किया था, क्या होता है कंक्लूसिव का मतलब? क्या होता है कंक्लूसिव का मतलब? होता है रियल, रियल, किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। कंक्लूसिव है, रियल है, समथिंग विच इज वेरी क्लियर है, ठीक है, रियल है, क्लियर है। और रिप्रेहेंसिव का मतलब होता है वेरी हेटफुल, पसंद नहीं है, डिसलाइक। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वॉयलेट करना, वॉयलेबल, वॉयलेशन करना। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कोई भी चीज बहुत डिटेल में, इलेबोरेट। तो वर्चुअल वर्ल्ड क्या प्रोवाइड करता है? ये वर्चुअल वर्ल्ड इज अ वेरी डिटेल में सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब है नकल किया जाता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव सिमुलेशन दैट कंप्लीटली रिप्लेसेस। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, मतलब इतने अच्छे से इनका नकल करके बनाया गया है, कंप्लीटली रिप्लेसेस द यूजर सराउंडिंग्स विद अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जो वर्चुअल रियलिटी में प्रोवाइड अ यूजर विद अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून डैश। अच्छा, ग्लॉसरी क्या होता है जरा बताना, ग्लॉसरी किसको बोलते हैं? ग्लॉसरी किसको बोलते हैं जरा वन वर्ड में, ये आपने किया होगा। कार्टून देख के, जहां भी कार्टून देखेंगे नेटवर्क लगा देंगे। ग्लॉसरी किसमें होता है? बुक्स वगैरह में ग्लॉसरी देखा है? बुक्स वगैरह में ग्लॉसरी बुक्स में मिलता है। और ग्लॉसरी में ना बुक्स, कुछ कुछ बुक्स के लास्ट पेज में ग्लॉसरी रहता है जिसमें आप कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स वगैरह दिया रहता है। ओके, बुक्स में जो जो वो बुक में जो जो वर्ड दिया रहता है ना, लास्ट में उसका मीनिंग दिया रहता है, तो ग्लॉसरी नहीं, समरी नहीं होता है। समरी तो अलग हो गया, समरी तो पूरी कहानी को संक्षिप्त में, और ये ग्लॉसरी में मीनिंग्स वगैरह दिया जाता है। बुक में कोई वर्ड का मीनिंग, ये तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब देखो कार्टून नेटवर्क कार्टून नेटवर्क कहां से हो गया? कार्टून नेटवर्क वाला चैनल देख के समझ गया। ये बोल रहे हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड ना क्या प्रोवाइड करता है, उसमें दिखा देगा ना कि माइक टाइसन, जैसे टाइसन बॉक्सिंग रिंग में उसको लड़ते हुए ऐसा लगेगा ना कि आप रियल में उसको उस रिंग में एक वर्चुअल एक अखाड़ा बना देगा,
बॉक्सिंग रिंग में माइक टाइसन का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो कार्टून रेंडिशन, मतलब रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, कोई भी चीज वहां परफॉर्म करते हुए। तो नेटवर्क नहीं होगा। क्या आपको एक अलग सा वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया जा रहा है, अखाड़ा बना दिया जा रहा है, और आपको लगेगा ना कि आप सामने बैठ के माइक टाइसन बॉक्सर का बॉक्सिंग मैच देख रहे हो। तो कार्टून नेटवर्क थोड़ी देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग द कार्टून नेटवर्क ऑफ टाइसन, माइक टाइसन का परफॉर्मेंस देख रहे हो, परफॉर्मेंस वर्चुअल में। ओके, तो चलो, और आप रियल नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना फोर्थ में मैम, वर्चुअल रियलिटी इज अ कंक्लूसिव एनवायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कंक्लूसिव का मतलब तो रियल हो गया, बट ये तो आर्टिफिशियल एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया। हर जगह कार्टून देख के नेटवर्क नहीं कर देना। नहीं, रेंडिशन किसी का भी हो सकता है, सिर्फ डांस और लिटरेरी का नहीं होता है। ओके, कोई भी व्यक्ति अपना गेम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए भी हो सकता है। ऑप्शन थर्ड आपको नहीं समझ में आया? ऑप्शन थर्ड क्यों नहीं समझ में आया? कोई भी उपकरण, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टूल या औजार ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सब थोड़ी हो गए। ये तो बड़ा इजी था, इक्विपमेंट होगा, टूल होगा। जहां भी कार्टून देख के नेटवर्क थोड़ी लगा दोगे। चलो आ जाओ पैसेज पे। पैसेज पे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन दिखा देती हूँ। व्हाट इज द मेन थीम? अभी ना आज मैं वो नहीं ला पाई हूँ। अब दशहरा के बाद आज ऑफिस खुला हुआ है। मैंने बोला था ना कि मैं हर पैसेज में आपको टाइटल और वो सब वगैरह भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो नहीं लेके आ पाई हूँ, आज सिर्फ थीम है। नेक्स्ट क्लास से आपको मिलेगा हर पैसेज में। पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज का मेन थीम क्या हो सकता है? ठीक है, देखो, अब बार्ब्ड वायर है, बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर। आपको लग रहा है ना कि पूरे ऑप्शन में बार्ब्ड वायर के बारे में है, तो ये पैसेज जरूर कुछ बार्ब्ड वायर से ही रिलेटेड है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ठीक है, वायर तो समझ गए हैं, तार, बट ये बार्ब्ड वर्ड क्या है? इतना तो समझ में आ गया हर ऑप्शन में ना, बार्ब्ड वायर के बारे में है। तो मतलब इस ये पैसेज कोई बार्ब्ड वायर के बारे में, और हमें तो बार्ब का मतलब ही नहीं पता है। अगर नहीं भी पता है, पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी। हु इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द मॉडर्न बार्ब्ड वायर? मॉडर्न बार्ब्ड वायर किसने बनाया? अब चार लोग का नाम है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ओके, कहीं इन लोगों का नाम है। व्हाट वाज द बार्ब्ड वायर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये जो नोकीला होता है ना, नोकीला वायर, जैसे बॉर्डर एरिया पे वायर होता है, उसके ऊपर नोकीला चीज लगा देते हैं ताकि लोग उस पे चढ़ ना पाए। हाँ, नोकीला, वेरी शार्प वायर। Who was the what was the initial purpose of inventing the barbed wire? बार्ब्ड वायर को इन्वेंट करने का शुरू में क्या पर्पस, किस उद्देश्य से इसको शुरू में बनाया गया, इन्वेंट किया गया? हु, अच्छा ये है, क्वेश्चंस तो इजी दिख रहे हैं। हु फर्स्ट स्प्रेड द बार्ब्ड वायर्स ऑन द फील्ड? किसने पहली बार फील्ड को में स्प्रेड किया ये सारे वायर्स? और पांचवा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये सब क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो हमें ट्रू वाला नहीं चुनना है, हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट चुनना है। तो ये सब क्वेश्चन रॉन्ग करवाने वाला है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट। रुको, चलो पढ़ना शुरू करो। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कल से मैं सब टाइटल, थीम, वो सब लाना शुरू करूं।
हो गया, नेक्स्ट। पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन किया जाए? बहुत सारी चीज़ इसमें मेरे को भी नहीं पता है, ओके। और बहुत सारी चीज़ हम पहली बार सुनते भी हैं। ये सब है कॉन्सर्टीना क्या है, ये किस टाइप ऑफ वायर होता है, ये अगर आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी ऐसा थोड़ी पूछेंगे कि बताओ कि कॉन्सर्टीना वायर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल डायग्राम देके बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे। बहुत सारा चीज़ आपको नहीं पता है, फिर भी बन जाएगा। पैसेज आपने पढ़ा, ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद क्या मतलब, क्या लगा? क्या लगा का मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत, अगर आपने 30% भी पैसेज को अगर समझा है तो क्या लगा कि पूरा पैसेज किसके बारे में, किसके बारे में? वायर्स के बारे में, अगर बार्ब्ड वायर्स के बारे में। लेकिन मेरे को बार्ब्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन इतना तो हमें पता चला ना, ये सब वायर को यूज किया जाता है, मतलब ये सब वायर का यूज बताया गया, कैसे कैसे यूज किया जाता था, पहली बार इसको किसने बनाया, ठीक है, पहली बार इसका ओरिजिन भी बताया, पहली बार इसको किसने बनाया, फिर पेटेंट किसको मिला, कॉपीराइट किसको मिला, दुश्मन से बचने के लिए इन सारे वायर का यूज किया जाता है। कुछ कुछ लाइंस ऐसे हैं, इसको फील्ड में फैला दिया जाता था। तो कांटेदार वायर्स, नोकीले वायर्स, ताकि दुश्मन मूव आसानी से ना कर पाए, मूवमेंट स्लो हो जाए। तो इतना तो पता चल गया ना, एक एक लाइन आपको नहीं समझ में आया, बट पता चल गया कि ये बार्ब्ड वायर्स किस लिए यूज होता था, पहली बार किसने बनाया, पेटेंट किसने किया, और ये बार्ब्ड वायर्स किसकी तरह है, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद आंसर बताना। सॉरी, आपको अगर 40-50% भी पैसेज समझ में आ गया, आपको मिल गया, हाँ,
तो मुझे बताओ व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द अबव पैसेज। पैसेज का मेन निचोड़ क्या है? इसका मतलब है ना पूरे पैसेज में जिसके बारे में बात किया गया, ये मत सोचना ना कि मैम जम्मू एंड कश्मीर का भी तो जिक्र है, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों से बचने के लिए इस वायर का यूज होता है, लेकिन पूरे पैसेज में जम्मू एंड कश्मीर की बात थोड़ी की गई है, एक लाइन में बता दिया है। और एक लाइन में कोई चीज बता दिया है इसका मतलब है वो कभी थीम नहीं हो सकता है। पूरे पैसेज में ना बार्ब्ड वायर्स के बारे में बताया है, ये नहीं बताया है कि बार्ब्ड वायर्स को जम्मू कश्मीर में कैसे यूज किया जाता है और पूरा पैसेज जम्मू कश्मीर के बारे में ही नहीं। ओके और ये कहीं है बार्ब्ड वायर को कहीं भी कृषि में, ये तो कहीं जिक्र ही नहीं। और ये बताया है कि बार्ब्ड वायर को कैसे पेटेंट किया गया, पहली बार इसका कॉपीराइट किसको मिला, ये तो एक लाइन में बोल दिया कि पहले बार। लेकिन मेनली पैसेज किसके बारे में कि ये बार्ब्ड वायर्स कैसे कहाँ से निकल कर आया और इसका पूरे पैसेज में इसका यूज है। द इवोल्यूशन, द जन्म, द ओरिजिन एंड द यूज ऑफ बार्ब्ड वायर। तो ये तो इजी था क्योंकि पैसेज में ना थोड़ा तो इसका तो जिक्र ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जिक्र रहेगा, लेकिन मुख्यतः पैसेज तो बार्ब्ड वायर्स के ओरिजिन और यूज के बारे में, यही इसका थीम। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द मॉडर्न बार्ब्ड वायर। चलो बताओ, सबका जिक्र है, थोड़ा थोड़ा सब पर्सन का जिक्र है, इनका भी जिक्र है, इनका भी जिक्र है, कहीं इनका भी नाम दिया गया है, इनका भी नाम दिया गया, सबका नाम का जिक्र है। ऐसे क्वेश्चन में ना आप भूल जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में आप भूल जाओगे क्वेश्चन बहुत सारा रॉन्ग आ रहा है, इसीलिए ऐसा वाला क्वेश्चन रॉन्ग करवा देता है। तो आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपके पास माउस रहेगा कि मॉडर्न बार्ब्ड वायर का क्रेडिट किसको दिया जाता है, किसने इसको पहली बार बनाया। तो एक बार पैसेज देख लेना है, किसने इसको पहली बार बनाया। ये क्वेश्चन रॉन्ग करवाने वाला है, इतना भी सबका आंसर अलग अलग आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। आप लोग आपके दिमाग में ना रॉन्ग क्या करोगे कि आपके दिमाग में कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे थे, रिचर्ड न्यूटन इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट। ये क्वेश्चन रॉन्ग करवाने वाला कैसा है, पहली बार बार्ब्ड वायर रिचर्ड न्यूटन ने बनाया और इसका पेटेंट मिला, ठीक है, पेटेंट इसका एक अधिकार मतलब अधिकार मिला लुइस को। ओके पहला कॉपीराइट इनको मिला। तो आप क्या करोगे ना कि कुछ बच्चे रिचर्ड न्यूटन की बात कर रहे थे, बट इन्होंने पहली बार बार्ब्ड वायर को बताया था, बट क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन में पहली बार नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि मॉडर्न, पहला बार्ब्ड वायर के बारे में नहीं बता रहा है कि आप कहीं भी कुछ नहीं रिचर्ड न्यूटन लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे फोर्थ आंसर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन्होंने मॉडर्न और कॉपीराइट तो किसको मिला था, पेटेंट किसको मिला था, किसका था पेटेंट। ये सब क्वेश्चन इजी होता है बट रॉन्ग करवा देता है, बोर्ड क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ पेटेंट मिला था लुइस को, बट लुइस ने पहली बार थोड़ी बनाया, तो लुइस भी आंसर नहीं होगा। आपको देखना है, आपको देखना है, इनका भी जिक्र है, ल्यूसियन बी स्मिथ का भी है, इनको पहला पेटेंट वॉज रजिस्टर्ड बाय उसको पिछले वाले को पेटेंट मिला था और पहला पेटेंट रजिस्टर ये हुआ था, बट बात इन्होंने की है मॉडर्न की, कहाँ चला गया, तो मॉडर्न में ये है, इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न वायर के बारे में। तो आंसर इज जोसेफ, ओके जोसेफ ग्लाइडन। तो आंसर इज दिस, तरह तरह का आंसर आ रहा है, थोड़ा देख लेना, पहला नहीं पूछ रहा है, हड़बड़ी में आप रॉन्ग करके आ जा रहे हो, मॉडर्न का पूछा है। तीसरा, व्हाट वाज द इनिशियल पर्पस ऑफ इन्वेंटिंग द बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर को इन्वेंट करने का शुरुआत में पर्पस क्या था। आर्गस आई का मतलब होता है एकदम तत्पर रहना, एकदम केयरफुल रखना, बाज वाले आईज, आर्गस आई मतलब बहुत केयरफुल रहना, विजिलेंट रहना, नजर रखना, एकदम तत्पर रहना। शुरू में बार्ब्ड वायर्स बहुत सारे, हाँ
बाद में, शुरू में इसको बनाया, अभी तो इसको कंट्री के बॉर्डर में यूज किया गया था, बट शुरू में ना इसको मवेशियों को वायर लगा दिया जाता था कि मवेशी एक जगह से दूसरे के टेरिटरी में ना जा पाए। इसको बनाया गया था इनिशियल पर्पस इसी उद्देश्य से। क्या है ये बोर्ड? हाँ, रुको। Who first spread the barbed wires on the field without using the poles? किसने पहली बार इसको स्प्रेड किया था? ये भी आप पीछे आंसर जाके देख सकते हो। क्या बोल रहे? हाँ, मूवमेंट ऑफ ट्रबल मेकर्स थोड़ी हो, आप पीछे आंसर जाके देख सकते हो। जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स ने, ओके, इसको सबसे पहले जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स, अलाइड सोल्जर्स ने नहीं स्प्रेड किया था, सोल्जर्स ने जाके थोड़ी स्प्रेड किया था, जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स ने स्प्रेड किया था। है पैसेज। और लास्ट वाला, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये वाला क्वेश्चन में ना आपको बार बार माउस इधर उधर ले जाना होगा, मतलब 3 सही है। मेरे को तो ये दिख रहा है पहली बार बार्ब्ड वायर पहली बार बनाया तो रिचर्ड न्यूटन ने था, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो आंसर नहीं होगा, हमें तो गलत वाला चाहिए। ये भी मेरे को सही दिख रहा है, बार्ब्ड वायर को वाज पुट टू मिलिट्री यूज सैंटियागो में 1898 में, ये भी सही है, हमें गलत वाला चुनना। अब मुझे बताओ कि गलत वाला स्टेटमेंट ये है, ये गलत कैसे? द फेंस अलोंग द इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 2 rows, ये भी सही है, गलत ये है। इन द यूएस द फर्स्ट पेटेंट वाज रजिस्टर्ड बाय लुइस, देखना जरा, ये वाला गलत स्टेटमेंट है, ये पूरा डेटाबेस था। इन द यूएस द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रजिस्टर्ड बाय लुइस, नहीं है, ठीक है, लुइस नहीं है, लुसियन भी, तो ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्कोर बता देना एक बार। ये तो डेटा बेस्ड ही था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पैसेज बड़ा था, बट क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत चुनना है, गलत चुनना। अगर कोई आपसे पूछे कि पैसेज का टोन क्या है, 5 आया है, 4 आया, पैसेज का टोन क्या है? कभी कभी क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते साथ वो जगह पे पहुंच के भी आंसर ले सकते हैं, तो ये पैसेज ऐसा था। ये पैसेज का टोन इज, या तो आप इस पैसेज का टोन को एनाटिकल भी बोल सकते हैं, एनाटिकल भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, सब सेम ही होता है, या फैक्चुअल भी हो सकता है, कोई फैक्ट्स वगैरह को बताया गया, ओके, इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, सब सेम ही है। इंफॉर्मेशन दिया गया है, किस स्टाइल में लिखा गया, कुछ एनालिसिस किया गया है, कुछ एक्सप्लेन किया गया है, फैक्ट्स बताए गए हैं, इंफॉर्मेटिव है, फैक्चुअल है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है, सब हो सकता है, सब हो सकता है पैसेज। और थीम में तो बता ही दिया, अगर कोई ये पैसेज का थीम निकालने को बोले तो ये है आपका थीम, यहाँ पे थीम था ही है, इसका इवोल्यूशन, ये कहाँ से निकल कर आया, क्या पहली बार पेटेंट कौन हुआ और कैसे कैसे यूज हुआ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हो, डिस्क्रिप्टिव भी है। चलो अब आ जाओ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इवोल्यूशन ऑफ बार्ब्ड वायर, और उसका यूज भी है, यूज, सिर्फ इवोल्यूशन ही नहीं बताया कि कहां से निकल कर आया, उसका यूज भी बताया। बी कट आउट, कट आउट का मतलब क्या होता है? अरे कट आउट का मतलब बहुत पीटूंगी, कट आउट का मतलब अपसेट थोड़ी होता है, एक होता है पुट आउट। पुट आउट का एक वर्ड, पुट आउट का 2 मतलब होता है, एक पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और आज तुम बहुत बुझी बुझी दिख रही हो तो सैड है, वो पुट आउट है। ही इज कट आउट फॉर अ डॉक्टर, ये बना ही है डॉक्टर के लिए, ये बना ही है टीचर के लिए, ये सूटेबल है, सूटेड है
टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए। तो बी कट आउट का मतलब होता है ना किसी चीज के लिए बना होना, किसी चीज के लिए एब्सेंट फ्रॉम अ प्लेस थोड़ी हो। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज कट आउट, ये रॉन्ग कैसे कर दिया, ही इज कट आउट फॉर अ डॉक्टर, मतलब इसको तो भगवान ने डॉक्टर के लिए ही बनाया है, इसको तो भगवान ने पेंटर के लिए, इतना अच्छा पेंटिंग करता है, ये बने ही है पेंटर के लिए, केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यू आर फिटेड टू बी, अब इसी चीज के लिए फिट है। कॉल फोर्थ, अगर भूल रहे हैं तो ये बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, भूल रहे हैं तो लिख लीजिएगा, कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है हाँ टू मेक अ थिंग हैपन, टू कॉज समथिंग, ठीक है, टू कॉज समथिंग, किसी चीज का होना। अब मेरे को बताओ कॉल से, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना हम लोग, सब करेंगे, विजिट का ही एक कॉल से है, मतलब एक कॉल का फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब विजिट होता है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, कॉल फोर्थ का मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, कोई भी चीज का होना। देखो एक होता है कॉल एट, ठीक है, कॉल एट का मतलब भी होता है, फ्रेजल वर्ब आ रहा है एग्जाम में आजकल, और कॉल ऑन, दोनों का मतलब होता है विजिट करना। बट अगर आप किसी जगह को विजिट कर रहे हो तो कॉल एट लगाना, किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो तो कॉल ऑन लगाना। ओके, अब मतलब दोनों का। और एक होता है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। अब इसका मतलब बताओ, किसी का नाम किसी के नाम पे, जैसे उसका नाम उसके दादाजी के नाम पे पड़ा, तो कॉल उसको क्या बोलते हैं, नेम समवन आफ्टर समबडी एल्स, किसी के नाम पे किसी का नामकरण करना, तो उसको उसका क्या है, कॉल आफ्टर। हाँ, ही वॉज कॉल्ड आफ्टर, उसका नाम उसके दादाजी पापा के नाम पे पड़ा है, तो कॉल आफ्टर है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं इडियम्स नहीं करवा रही हूँ, वो गलती से टाइटल में इडियम्स लिखा हुआ है, कि कोई बच्चा बोल रहा है इडियम्स मत करवाइए, मैं इडियम्स नहीं करवा रही हूँ, ये एग्जैक्टली ना उसने गलती से इडियम्स लिखा है, उसको समझ में नहीं आया, ये फ्रेजल वर्ब्स है, और भले मैं इडियम्स नहीं करवाऊं, वो रट लोगे, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स करना बहुत जरूरी है। तो कॉल आफ्टर का मतलब होता है मेक, नेम आफ्टर, नेम आफ्टर, किसी का नाम किसी के नाम पे डालना। ओके, एक होता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है देखने में एक जैसा होना। ओके, और एक है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। ऐसे टिक कर करके चले जाऊंगी ना, ये बैच रिवीजन बैच है, प्रैक्टिस बैच है, तो याद भी करवाना है आपको। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल, टेक आफ्टर का मतलब है शी टेक्स आफ्टर हर फादर, मतलब वो देखने में बिल्कुल हूबहू अपने फादर की तरह। और ये तो किसी के नाम पे कोई नाम डालना, ठीक है, तो ये भी हो गया। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है ना, और ये वाला कई बार एग्जाम में आया, और ये राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम में भी ये आया था, और आंसर राजस्थान जुडिशरी में रॉन्ग दिया था। ऑल हिज प्लान्स फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब होता है उसका सारा प्लान फेल हो गया। ओके, फेल हो जाना, किसी भी चीज का असफल होना। और फॉल ऑन द ग्राउंड का मतलब सिंपली बोल दो फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब है गिरना। और फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब है एकदम टुकड़े टुकड़े में टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है। और एक हाँ, और एक रिट्रीट का मतलब है वापस होना। इसका एक इस बार एक फ्रेजल वर्ब आया था ना, ओके, बैक बैक इन, बैक ऑफ कर लेना, पीछे हट जाना। ओके, बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब होता है एकदम पीछे हो जाना। और एक होता है बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है कोई चीज में से अपना सपोर्ट हटा लेना, विड्रॉ कर लेना, सपोर्ट वापस ले लेना, अपने आप को पीछे कर लेना। ओ तो ये सब ध्यान रखना है। ओके, बैक ऑफ उन्होंने कुछ और लगा के दे दिया था, वापस लौटना। ओके, मूव बैक, तो उसका बैक ऑफ होना चाहिए था। रिट्रीट, इसी का मतलब होता है रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है वापस। रिट्रीट के साथ बैक मत लगाना, ये भी एग्जाम में आता है। रिट्रीट का मतलब ही होता है मूव बैक, पीछे हटना, तो फिर से बैक लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेजल वर्ब को ऐसा करो ना, गाइस गाइस करके टिक करके थोड़ी चले जाना है।
हाँ, लुक ओवर। अच्छा ठीक है। मेरे को सबका मतलब चाहिए। एक होता है हाँ, लुक ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जामिन करना। ठीक है, कोई भी चीज का लुक ओवर करना, एग्जामिन करना। ठीक है, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। ओके चलो ये तो करेक्ट है। और मुझे लुक का एक एक्सपेक्ट जिसका मतलब एक्सपेक्ट निकले वो बताना। लुक इनटू थोड़ा सा अलग हो गया। लुक इनटू थोड़ा जांच पड़ताल वाला सेंस है। इन्वेस्टिगेट करना, थोड़ा और भी बारीकी से जांच पड़ताल करना। और ये तो एग्जामिन करना। नहीं नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, किसी सकारात्मक चीज की आशा करना। लुक अप टू का मतलब है किसी को रिस्पेक्ट भाव से देखना। ओके वो तो लुक एक्सपेक्ट करना। लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गुड रिजल्ट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट करना। एक है एक्सपेक्ट, दोनों सेम ही हो गया, एक्सपेक्ट करना, होप करना। और एक लुक टू योर मैनर्स, कंसिडर करो। एक होता है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है आदर भाव से देखना। लुकआउट तो अलग है। पुल ऑफ, पुल ऑफ। लुक ऑन भी होता है, लुक ऑन एज कंसिडर करना। लुक टू इज केयरफुल रहना। पुल ऑफ का मतलब विड्रॉ होता है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो बैकआउट, अपने आप को बैकआउट कर लिया, पीछे कर लिया। ये देखो ये देखो ये देखो, एक होता है पुट ऑफ। ये पुल है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और किसी के प्रति अट्रैक्ट होने का एक फ्रेजल वर्ब बताना। वैसे आंसर तो ये है, ही पुल्ड ऑफ वेल। पुल्ड ऑफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज का सक्सेसफुली करना। पुल्ड ऑफ, गेट थ्रू, जिसको हम ही गॉट थ्रू द एग्जाम्स, जैसे भी करके एग्जाम निकाल ही लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? पुल ऑफ का मतलब होता है बहुत अच्छे से किसी चीज में सफल होना, और ये जैसे भी करके खींच तान के ही गॉट थ्रू द एग्जाम्स, एग्जाम निकाल लेना। फॉल इन, नहीं फॉल इन नहीं होगा। फॉल इन लव, अरे फॉल फॉर, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना। यू फॉल फॉर समथिंग। वेरी गुड चित्रांशी, फॉल फॉर होगा। फॉल फॉर किसी के प्रति। फॉल इन लव तो अलग है। ओके तो याद रखना, पुल, ही पुल्ड ऑफ वेल, उसने बहुत सक्सेसफुली पुल्ड ऑफ, जैसे भी करके उसने पुल ऑफ कर लिया, सफल हो गया, सफल। गेट थ्रू, गेट थ्रू का भी मतलब होता है सफल होना, बट ये जैसे भी करके सफल हुआ, बट ये तो बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत आसानी से आ गया आपका। अच्छा, पुट, पुट ऑफ, ये तो एग्जाम में कई बार आया है। हाँ, ये पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन हुआ। पुट ऑफ का दो तीन चीज याद रखना। एक तो पुट आउट याद रखना। पुट आउट का मतलब होता है एक तो सैड, ठीक है, और एक पुट आउट का मतलब क्या है, क्या बताया था, बुझाना। और पोस्टपोन है। और एक है पुट अप विथ, ये भी आता है। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। और एक है पुट बाय। पुट बाय का मतलब है जैसे भी करके किसी मुसीबत से, पुट बाय या डील करना, मुसीबत के सामने टिकना, विथस्टैंड करना, सरवाइव करना, मुसीबत में सरवाइव करना। बियर विथ भी आता है। बियर विथ का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना। पुट अप विथ का मतलब भी है बर्दाश्त। पुट का तो बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स करवाया था। हाँ, और एक पुट आउट का मतलब पब्लिश भी करवाया है ना, पब्लिश वाला सेंस भी जाएगा। ये पब्लिश वाला सेंस ही तो आया था, बुक वगैरह पब्लिश किया गया था, पुट आउट किया।
पुट ऑन वेट, पुट ऑन का मतलब भी है बहुत सारा बताया। एक पुट अप भी आया था, नोटिस को नोटिस बोर्ड में पुट अप किया गया, फिक्स, देख लीजिएगा, ठीक है। पुट असाइड का दो मतलब होता है, एक पुट असाइड का मतलब है इग्नोर करना, और एक पुट असाइड का मतलब होता है पैसे वगैरह बचाना, हाईलाइट करना। पुट अप, पुट ऑन का तो बहुत सारा मतलब बताया था। पुट ऑन का मतलब एक तो वेट वगैरह गेन करना, और एक पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, पहनना, और एक पुट ऑन करना मतलब बहाने बनाना, दिखावा करना। याद करना होगा, याद करना होगा, पुट इन इज एफर्ट्स डालना। और एक पुटअप, वो पुटअप का और भी मतलब होता है, एक पुटअप का मतलब स्टे भी होता है। वेयर डू यू पुट अप, कहाँ रहते हो। आई हैव टू डैश माई नोट्स वंस अगेन, कभी कभी हमारा फ्रेजल वर्ब ऐसा फॉर्म में भी आता है, ओके, फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब आपको बताना है, और कभी कभी मीनिंग आ जाता है, आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब चुनना होता है, और कभी कभी सेंटेंस में भी आ जाता है। आई हैव टू डैश माई नोट्स, ओके। Again, to make sure I have learned all important details before the exam. टेक आफ्टर नहीं होगा, ओके। स्टैंड फॉर जैसे दिस स्टैंड्स फॉर पीस, ये शांति का प्रतीक है। दिस स्टैंड्स फॉर लव, मतलब दिस सिंबलाइजेज, किसी चीज का प्रतीक होना, और पुट अप विथ का मतलब है टॉलरेट करना, और टेक आफ्टर तो किसी का नाम, सॉरी वो तो अलग है। टेक आफ्टर का मतलब है रिजेंबल होना। और गो ओवर भी हो सकता था, गो थ्रू भी हो सकता था। आई हैव टू गो ओवर माई नोट्स, मुझे अपने नोट्स को एक बार फिर से ध्यान से देख लेना होगा एग्जाम में जाने से पहले, ओके। तो गो ओवर या गो थ्रू दोनों सही है, मतलब एक बार मुझे अच्छे से रिवाइज कर लेना। गो थ्रू भी हो सकता है, गो ओवर। माई चेकअप रिजल्ट्स, मेरा चेकअप रिजल्ट्स, मैंने जो मेडिकल चेकअप करवाया है वो इंडिकेट करता है कि मेरे को सारे बैड हैबिट्स क्या करने होंगे। लेट डाउन मतलब किसी को निराश करना, डोंट लेट मी डाउन, निराश करना, डिसअपॉइंट करना। कीप ऑन या कीप अप, कीप ऑन कंटिन्यू करना। गिव अप का मतलब भी है त्याग देना, ओके। और गिव इन का मतलब भी है त्याग देने से ज्यादा सरेंडर करना। तो जनरली सरेंडर करने का मतलब क्या है, मतलब थक हार के, ओके, डिफीटेड फील करना, आपने हार मान के सरेंडर कर लिया। लेकिन बुरी आदतों को हम गिव इन नहीं करते, बुरी आदतों को गिव अप करते। हैबिट्स के लिए लीव, बैड हैबिट्स वगैरह के लिए अगर दोनों आ गया, गिव अप। वी हैवंट बीन एबल टू डिसाइड ऑन हु इज गोइंग टू डैश, ये तो कर लोगे। हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि हमारी बेबी की देखभाल कौन करेगा जब हम बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे। कीप अप इज ऑल्सो कंटिन्यू, कीप ऑन, कीप अप मतलब कुछ अच्छा काम किया, आगे भी कंटिन्यू रहो। अब देखो कम अक्रॉस का मतलब क्या है, कम अक्रॉस का मतलब है, मतलब इसका मतलब है रैन इनटू, बम्प इनटू, बम्प इनटू, तीनों का मतलब सेम। बम्प इनटू सबका मतलब है अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अचानक से मिलना, अनएक्सपेक्टेडली करो, या बाय चांस, अचानक से आपने सोचा नहीं था और किसी से आपकी मुलाकात हो गई। लुक आफ्टर इज केयर करना, तो यही होगा, हमारी बेबी की देखभाल कौन करेगा। और फॉल आउट का मतलब है लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा। और ये बताओ कि एक ऐसा वाला फॉल आउट होता है, अलग अलग वाला फॉल आउट फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है। और एक फॉल आउट एक साथ होता है, एक साथ वाला नाउन है, और अलग अलग वाला फ्रेजल वर्ब है, और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। ये फॉल आउट का मतलब है बोथ द ब्रदर्स हैव फॉलन आउट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी हो गई है। और ये फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम किसी चीज का, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे और गेट एट मतलब कहीं पे पहुंचना, किसी जगह पे पहुंच रहे हो या किसी नतीजे पे पहुंच रहे हो, रीच। तो आंसर क्या होगा, ये रिजल्ट आफ्टर मैथ, हाँ, कोरोलनरी। Today, there is a tendency in our culture to dash the people who haven't been to university.
रीच, कोई भी चीज कहीं पे पहुंचना, ऑब्टेन करना। वेरी गुड। आफ्टर मैथ, रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, कोरोलरी। हाँ, आज एक टेंडेंसी हो गई कि जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए ना, उसको हम तुच्छ नजर से देखते हैं। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, या प्लेन भी टेक ऑफ करता है। टर्न आउट का मतलब बताना। शो ऑफ करने का मतलब तो दिखावा करना, ओके, बोस्ट करना, दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना। लुक डाउन का अपॉन का मतलब है लुक डाउन अपॉन, किसी को तुच्छ नजर से देखना। तो आंसर यही होगा, हम किसी को बहुत इंफीरियर समझते हैं जो लोग यूनिवर्सिटी। टर्न आउट, शी टर्नड आउट टू बी माई फ्रेंड। हाँ, शी टर्नड आउट टू बी माई फ्रेंड, शी अपीयर्ड नहीं, शी प्रूव टू बी माई फ्रेंड। दिस टर्नड आउट, ये तो एक डिजास्टर निकला। अल्टीमेटली ये सही निकला, दिस प्रूव्ड। द सोल्जर विल बी ब्रॉड। इडियम्स का रिवीजन आप खुद करोगे, फ्रेजल वर्ब और फिक्स में करवाऊंगी। जो भी भूल रहे हो ना, देखो लास्ट मोमेंट में रिवीजन में ना जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है वो सबका रिवीजन होता है। तो थोड़ा सा अगर भूल रहे हो तो कॉपी करना, लिख लेना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का तेजी से फैलना, ब्रोकन आउट। स्प्रेड, या तो ये स्प्रेड ब्रेकआउट किसके लिए होता है? वॉर अचानक से फैल रहा है चारों तरफ, कोई भी चीज का अचानक से होना और तेजी से फैलना। कोई महामारी हो रही है, कोई आग तेजी से फैल रहा है, ब्रेकआउट। ओके, ये सब के लिए होता है। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। और टर्न डाउन का मैं ही बता रही हूँ, आप लोग आंसर बताओ। बैकअप करने का मतलब है बैकअप में, आपको अपने सपोर्ट में, बैकअप सपोर्ट में रहना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल। ओके, एक मिनट ध्यान से जरा सोचना। सोल्जर्स को ट्रायल पे लाया गया क्योंकि उसने सारे सीक्रेट्स एनिमी को बता दिया है। तो ये गिव आउट का दो मतलब होता है, गिव अवे का दो मतलब होता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, और एक रिवील करना, डिस्क्लोज करना। डोंट गिव अवे, जैसे बोलते हैं ना, किसी ने आपको किडनैप कर लिया है तो सीक्रेट्स वगैरह को डोंट गिव अवे, सीक्रेट्स वगैरह लीक मत करना, रिवील नहीं करना। तो यहाँ पे गिव अवे का एक मतलब बांटने के सेंस में, तो यहाँ बांटने वाला सेंस में नहीं आएगा, यहाँ हैव थॉट टू हैव रिवील्ड लिख लीजिएगा, गिव अवे। इन ऑर्डर नॉट टू लूज इट्स मार्केट शेयर, our company must dash the latest technological developments. Our company must dash the, हाँ, ताकि हम अपना शेयर ना लूज कर जाए, हमें कंपनी को क्या करना है? होल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब होता है डिले करना। होल्ड ऑन का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना। फेल अपार्ट का मतलब है बिखर जाना, ठीक है। हाँ, कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब होता है ना इक्विवेलेंट, अब्रेस्ट ऑफ, मतलब ताल, अगर हम अभी जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उससे अपडेटेड नहीं रहते हैं तो हमारा कंपनी का शेयर लूज हो जाए। इट इज ऑब्वियस दैट द न्यू लॉ हैज डैश revolutionary changes in the current tax system, but there are still some points to be revised. Catch up with, हाँ, catch up with का मतलब भी होता है भरपाई, जो कोई चीज आपका छूट गया है और इक्विवेलेंट में आ जा रहे हो, अपडेटेड हो जा रहे हो। देखो अब आप लोग मेंस के स्टूडेंट्स हो, ओके, मेंस के स्टूडेंट्स हो। अब आपको ना इडियम्स कैसे रटा जाता है, वन वर्ड कैसे रटा जाता है, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। प्री क्लियर करके मेंस में आए हो, ये सब नहीं पूछना है। अगर आपका कहीं पे स्कोर कम आ रहा है तो मेरे को फोन करके, ओके, कुछ पूछ के आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। स्कोर नहीं बढ़ने वाला है आपका, स्कोर आपको खुद बढ़ाना है। हर मॉक के बाद एक कॉपी बनाइए, एनालिसिस करिए। मेरे को फोन करोगे तो मैं क्या बोलूंगी? आपका वोकैब ज्यादा रॉन्ग हो रहा है ना, वोकैब अच्छे से करो।
यही सब बोल दूंगी, एनालिसिस आपको खुद करना है। ओके, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहा है। टेक इन करने का, ब्रेकआउट का मतलब भी होता है किसी भी चीज का तेजी से होना, तेजी से फैलना। और पुल्ड ऑफ का मतलब तो बताया ही है, सक्सेसफुल होना। टेक इन का मतलब बताना। टेक इन का मतलब बताना। टेक इन, वेरी गुड। टेक इन का मतलब होता है चीटेड होना, धोखा खाना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज में कोई चेंजेस लाना। जैसे इसका अभी हमने किया था ना, ब्रिंग अबाउट या ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट या कम अबाउट। कम अबाउट, 3 फ्रेजल वर्ब याद रखो। एक होता है कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ, ये 3 फ्रेजल वर्ब याद रखना है। हाउ डिड, अरे ब्रिंग आउट कर दिया, सॉरी, ब्रिंग अबाउट होगा, अबाउट है। हाउ डिड दिस थिंग्स ब्रिंग अबाउट, मतलब ये चीज हुआ कैसे। ब्रिंग अबाउट, कम अबाउट, कॉल फोर्थ, सबका मतलब होता है टू मेक अ थिंग हैपन, कोई चीज का होना। लिख लीजिए कॉपी में। हाँ, टेक इन का मतलब है झांसे में आना। और एक होता है ना टू टेक फॉर, टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी हो जाना, मिसअंडरस्टैंड। आई टुक हिम फॉर अ थीफ, टेक फॉर। इफ इट वॉरेंट फॉर द लोन, बार बार फ्रेजल वर्ब्स रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, तभी फ्रेजल वर्ब हो पाएगा। इफ इट वॉरेंट फॉर द लोन, अगर ये लोन नहीं होता ना जो मैंने बैंक से लिया हो था, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी, तो मैं अपना बिजनेस नहीं डैश कर पाता। हाँ, बिजनेस को स्थापित नहीं कर पाता, स्टैब्लिश, सेटअप करना। सेट फॉर का मतलब क्या है? सेट फॉर का मतलब है टू स्टार्ट अ जर्नी, किसी भी खास करके स्टार्ट करना, कोई यात्रा वगैरह स्टार्ट करना। सेट आउट, सेट फॉर। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट डाउन। सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन मतलब सेट इन, विंटर हैज सेट इन, विंटर हैज सेट इन मतलब विंटर की शुरुआत, कोई भी चीज शुरू हो गया है और आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, आगे कंटिन्यू करेगा, कमेंस, कोई भी चीज का शुरू होना और आगे रहना, आगे भी रहेगा। Though he loved his fiancée very much, the boy acted in accordance with his parents' wishes and dashed with her. ये तो सब कर लेंगे। अब फ्रेजल वर्ब अपनी प्री में भी तो पढ़ा होगा। She turned out to be my friend, ये तो मेरी फ्रेंड लिख ली। She proved to be my friend. ब्रेकअप तो पता ही है, ब्रेकअप ही होगा। मेकअप का मतलब होता है वही पैचअप कर लेना, मेल मिलाप कर लेना। और सेट आउट का मतलब भी है कोई जर्नी वगैरह स्टार्ट करना। अब देखो, दो वर्ड है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जाएगा। दो, यद्यपि वो अपनी फियांसे से बहुत प्यार करते था, लेकिन फादर के विश के अकॉर्डिंग जाके उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, रिलेशन तोड़ देना, टू एंड अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट द इन्फ्लेशन रेट हैज डैश, कल मैं एरर्स करवाऊंगी। एक मेकअप का मतलब वो भी होता है अच्छा, एक मेकअप का मतलब होता है मेल मिलाप कर लेना, पैचअप कर लेना। एक मेकअप करना का मतलब होता है कुकअप, कुकअप पकाना, कोई कहानी वगैरह मनगढ़ंत कहानी वगैरह बना देना, फैब्रिकेट करना। एक मतलब ये भी होता है। देखो स्टूडेंट्स को याद है तभी तो टीचर को वो याद दिला रहे हैं। द फैक्ट दैट द इन्फ्लेशन हैज डैश इन द रिसेंट मंथ्स, ठीक है। एक लुकअप का मतलब इंप्रूव भी होता है। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज सामने लाना, फॉर डिस्कशन, कोई भी चीज सामने प्रस्तुत करना ताकि उस पर डिस्कशन किया जाए। गिव ऑफ का मतलब होता है एमिट करना,
ओके मतलब द फैक्ट्रीज, ये गिव ऑफ इसी के लिए आता है, द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज क्या एमिट करता है, फैक्ट्री से क्या निकल के आता है, द फैक्ट्रीज गिव ऑफ स्मोक, धुआं निकल के आता है। गिव ऑफ का मतलब है कोई भी चीज एमिट करना, कम डाउन विथ कम हो जाना, गॉन अप, गो अप का मतलब इंक्रीज, रेट बढ़ा है। As I have just had a tooth dash, I am not allowed to, हाँ मैंने अपने दांत निकलवाया है इसलिए मैं 2-3 घंटे तक नहीं खा सकता। रन आउट का मतलब क्या होता है, रन आउट, हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट, कमी होना। रन इनटू का मतलब है अचानक से मिलना, मीट बाय चांस किसी से। क्रॉस आउट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को क्रॉस आउट करो मतलब एक्सक्लूड करो, हटाओ वहां से, उसको शामिल नहीं करो, रिजेक्ट करो। और टेक आउट का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी चीज गड़ा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दांत को निकाल रहे हो। You need to dash your essay for spell check before you hand in. Hand in भी एक phrasal verb है। hand in का मतलब होता है सबमिट करना। पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार essay को देख लो, कट ऑफ नहीं होगा। कट ऑफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, डिसकनेक्टेड होना। गो विथ, आई गो विथ यू, एग्री करना। और पॉइंट आउट का मतलब क्या है, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, हाईलाइट करना, ब्रिंग आउट करना। किसी भी चीज को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं ना, एक होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग अबाउट का ये भी कई बार आया है, ब्रिंग अबाउट अलग है। ब्रिंग अबाउट का मतलब है किसी चीज का होना, और ब्रिंग आउट करने का मतलब है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, उजागर करना। तो यहाँ पे यू हैव टू गो थ्रू, एक बार ऐसे को गो थ्रू करो, एग्जामिन करो, गो ओवर, गो थ्रू। ये याद रखना, ये दोनों परेशान करता है। ब्रिंग आउट मतलब किसी भी चीज को एम्फसाइज करना, जोर डालना, ओके, सामने वाले के सामने जोर डालकर हाईलाइट करके बताना, और ये है किसी चीज का होना। हाँ चलो आंसर बताओ। गेट बाय होगा। गेट बाय का मतलब होता है मैनेज करना। मुझे नहीं पता है ना कि वो कैसे मैनेज करेगा, ओके। डैश देयर सैलरीज एज द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सट्रीमली हाई। तो गेट बाय का मतलब होता है कोप करना, मैनेज करना। वेयर आउट का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे, एक तो वेयर आउट टायर्ड भी होता है, थक हार के कमजोर पड़ना, ओके, बहुत वीक पड़ना। कोई भी चीज का बहुत थिन हो जाना, थिन मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज का संख्या कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना, थिन हो जाना, अलग अलग से डिक्रीज होना, ओके। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, क्रश कर देना। रन का ना और भी है, एक तो रन आउट एग्जाम का फेवरेट है, हरी आप, टाइम इज रनिंग आउट, राशन इज रनिंग आउट, कमी होना। एक रन ओवर है कुचल देना, क्रश कर देना, ठीक है। और एक रन इनटू है, वैसे तो आपने पढ़ा ही है, किसी से बाय चांस अचानक से मिलना। एक रैन डाउन, रैन डाउन का नॉक डाउन की तरह एक ठोकर मार के गिराना भी होता है, और एक रन डाउन का मतलब होता है बहुत बीमार, कमजोर भी होता है, कमजोर के सेंस में भी जाता है। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे प्रेजेंट होना। शी डिड नॉट अपीयर ऑन टाइम, वो वहां पे अपीयर मतलब वहां पे प्रस्तुत नहीं हुई, शी डिड नॉट अपीयर, वहां पे प्रेजेंट नहीं। आंसर इज गेट बाय। You'd better dash your cigarette as it is dangerous to smoke at a gas, ये तो कर दोगे। अरे पुट असाइड नहीं होगा सिगरेट को साइड में कर लो, क्योंकि गैस स्टेशन में स्मोक करना डे। पुट असाइड का दो मतलब, आपको मैंने कुछ एडवाइस दिया और आपने मेरे एडवाइस को साइड में रख दिया, अरे मैम का काम है बोलना,
और एक पुट असाइड का मतलब होता है सेव, और खास करके क्या बचाना, मनी और रिसोर्सेज बचाना, कोई भी संसाधन या रिसोर्सेज बचाना फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी की जगह आप लिख सकते हो रेनी डेज। रेनी डेज मतलब मुसीबत के समय कोई पैसे वगैरह पहले से बचा के रख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। हेल्ड अप का मतलब होता है डिले, ट्रैफिक में मैं हेल्ड अप हो गया, डिले हो गया। पुट आउट तो बता ही दिया, एक पुट आउट का मतलब बुझाना है और एक दुखी होना है, और एक पब्लिश भी है, पब्लिश के सेंस में। तो आंसर इज गेट, तो यहाँ पे यही होगा। गेट थ्रू का मतलब भी है गॉट थ्रू, जैसे भी करके सक्सेसफुल हो गया। तो क्या लग रहा है एक बार मुझे बताना कि फ्रेजल वर्ब जिसका रॉन्ग हो रहा है। ओके, अच्छा एक बार बताना कि जिसको लगता है कि उसका फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छा है, उसने सारा फ्रेजल वर्ब याद रखा है, उस अपना स्कोर बताना। जिसको लगता है कि मैंने अच्छे से फ्रेजल वर्ब याद किया है, 20 में से अर्गामिता का 19 आया है। जैसे अगर आपका 20 में से ना ऐसा स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 19, 18, 15 ऐसा ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर 10-12 आ रहा है ना, तो 20 में 10-12 आ रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड स्कोर, इट्स नॉट अ गुड स्कोर। आपको वर्क करना है। जिसको लग रहा है ना कि मेरा बहुत रॉन्ग हुआ है, तो उसको रिवाइज तो मैं तो करवाऊंगी अपनी तरफ से, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाते रहूंगी, बट एक बार फ्रेजल वर्ब रिविजन करिए, रिविजन फ्रेजल वर्ब का अच्छे से रिवाइज करिए। अभी मैं देख रही हूँ, अभी मैंने प्री का भी ना, और मैं मुझे वैसे तो मैंने सब फ्रेजल वर्ब्स ले ही लिया है। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सबको एक जगह, मैं क्या करती हूँ बताती हूँ, एक बताती हूँ। अभी तक मैंने जितना भी फ्रेजल वर्ब्स, यूट्यूब पे भी मैंने फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारा पढ़ाया है, रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए फ्रेजल वर्ब्स यूट्यूब पे पढ़ाया है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, सबका पीडीएफ कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, वीकेस्ट टॉपिक है उसके लिए। देखो अब आपके पास टाइम कम है, एक चीज ध्यान रखो, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना है, अब हमारे पास टाइम है। मैंने पूरा A to Z फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब पे भी, और आपको भी पीडीएफ मिला हुआ है। ओके, A to Z का। लेकिन अब आपके पास मेंस में ना, मेंस में इतना टाइम नहीं है। प्री में ये काम आपने कर लिया है, A to Z फ्रेजल वर्ब याद करने चलोगे ना, तो आपका बहुत टाइम किल हो जाएगा। आपको बाकी सारा सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, मैंने क्लास में एकदम डिटेल में उसको एक सेशन ना पूरा फ्रेजल वर्ब्स का रख दूंगी, और उसका टाइटल ही डाल दूंगी, मोस्ट वांटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, टाइटल डाल दूंगी। आप उतना, और चाहे एक क्लास लगे चाहे 2 क्लास लगे। ओके, मैं सारा फ्रेजल वर्ब्स का मेरा अभी तक जो पीडीएफ है ना, तो हम लोग अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, एक जगह इकट्ठा कर दूंगी। एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले। ओके, और अभी आप यूट्यूब पे जाके वो सब ढूंढना तो नहीं आपको, और रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए, तो वो सबको एक जगह करके इकट्ठा करा के रिविजन कर दूंगी, उसको आप बार बार रिवाइज करना। चलो, ये हो गया आपका 20 फ्रेजल वर्ब्स हो गया। अब जल्दी से आ जाओ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो आपका ऐसे भी आ सकता है, और एंटोनिम्स सेंटेंस फॉर्म में भी आ सकता है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पे ध्यान रखना। मैं फ्रेजल वर्ब्स इकट्ठा करती हूँ, फिर से A to Z आप नहीं कर पाओगे। इनक्विजिटिव किसको बोलते हैं? इनक्विजिटिव लोग वो होते हैं ना जो जिज्ञासु होते हैं, मतलब बहुत ईगर होते हैं, इनक्विजिटिव किसी चीज को लेकर ना। जैसे अगर आपको अच्छा डिटेक्टिव बनना है, ओके, अगर अच्छा जासूस बनना है, तो आपको तो इंक्विजिटिव नेचर रखना है। तो इसका उल्टा पूछा है, उल्टा, हाँ, मतलब बहुत ईगर, वेरी कीन। हाँ, तो क्या होगा? आइटमाइज, आइटमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, छोटे छोटे आइटम रखना। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव नेचर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग नेचर, और इंटरफेयरिंग भी होता है, और इसका मतलब भी ईगर ही होता है। इसका मतलब है कुछ लोग की हैबिट होती है ना, अच्छा, इंट्रूड वर्ड से याद कर लो। इंट्रूड करना मतलब दखल देना, या दूसरे की टेरिटरी में बिना परमिशन के घुसना। तो कुछ लोगों की हैबिट ही होती है दूसरे के मामला में इंटरफेयर करना। उन्हें जानना होता है ना कि आखिर बात क्या है, बहुत ईगर नेचर वाले होते हैं। तो इंट्रूसिव, ये इसका सिनोनिम हो गया। और कॉम्प्रिहेंसिव तो बहुत डिटेल में।
तो इसका उल्टा क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे डिसइंटरेस्टेड का ना इन्होंने दे तो दिया है, बट डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि इम्पार्शियल है, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन जो भी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें डिसइंटरेस्टेड ही जाएगा। एंटोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, एंटोनिम्स एंटोनिम्स। आप जो यहाँ पे आ रहे हो ना, अब शीट्स को आपको क्या करना, शीट्स को जो जो मैं हर दिन करवा रही हूँ ना, ये सोच के आओ कि आपका एक ये टेस्ट है, ओके, ये टेस्ट है, हमें रिवीजन करना है, ये शीट को बार बार रिवाइज थोड़ी करना है, जो आपको ये शीट बार बार जा जाके रिवाइज कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये वाला आज जो मैं करवा रही हूँ, जो आपका गलत हो गया सिर्फ उसको नोट करना, सिर्फ उसको नोट करना, जो चीज आपको बार बार रिवाइज करना है वो शीट में बता दूंगी। स्केरी का मतलब होता है वेरी ड्रेडफुल, भयावह, वेरी ड्रेडफुल, वेरी फ्राइटनिंग, डराने वाला, वेरी स्केरी, ऑफुल, ठीक है। तो ब्राइट तो होगा नहीं, हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं। प्रिस्टीन का मतलब होता है वेरी प्योर, कोई भी चीज बहुत प्योर है। एक प्रिस्टीन का मतलब एंशियंट भी होता है, प्राचीन, और एक प्योर भी होता है। और ऑफुल का मतलब भी फ्राइटनिंग हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो डराने वाला, और ये तो कंफर्टिंग। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का स्पेलिंग स्टूड एट द, एलिजाबेथ का स्पेलिंग जेड होता है। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंटोनिम बताना, एले का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट का मतलब भी शांत करना, सिंप्लीफाई का मतलब भी कोई भी चीज को इजी कर देना। अगर अगर कॉम्प्लिकेट वर्ड रहता ना, कॉम्प्लिकेट वर्ड रहता या कॉन्व्यूलेट वर्ड रहता या मिस्टिफाई करना, कंफ्यूज करना, तब हम इसका एंटोनिम में सिंप्लीफाई लिखते। एले का मतलब है शांत करना, और ये किसी भी चीज को और भी बढ़ा देना, एग्रावेट कर देना, सिचुएशन को और भी खराब कर देना, वर्सन कर देना, एग्जैसरबेट कर देना, सिचुएशन को और भी खराब कर देना। एंटोनिम कर, मिजरेबल, एंटोनिम्स, वर्सन करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, हाँ पता ही है, इन्फ्लेम करना, किंडल करना, फोमेंट करना। फोमेंट का मतलब भी होता है मिजरेबल हालत में। मिजरेबल का अलग अलग मतलब है। एक मिजरेबल मतलब बहुत पिटीफुल हालत में, बहुत दयनीय हालत में, बहुत मिजरेबल, सैड, वेरी एब्जेक्ट, बहुत बुरे, शॉकिंग, अपॉलिंग कंडीशन में। तो ये तो चीयरफुल हो गया, चीयरफुल हो गया ना। रेस्ट्रेन का मतलब है अपने आप को रोकना, किसी चीज से कंट्रोल करना, स्टॉप, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना। और सेटल तो होगा नहीं। मेलोडियस का मतलब होता है वेरी स्वीट, बहुत सुरीला, डलसेट भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, डलसेट वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस, इसको हम यूफोनिक भी बोलते हैं, ये सब वर्ड याद रखना। यूफोनिक का मतलब भी बहुत अच्छा आवाज, डलसेट, स्वीट, मेलोडियस। और इसी का उल्टा आ जाता है कर्कश आवाज। कैको का मतलब है बैड, बहुत लाउड, हार्श आवाज को बोलते। नेक्स्ट, देयर sporting achievement at the highest level are being utterly ignored. utterly का मतलब क्या है? utter, utter का मतलब होता है complete, पूरी तरह से, और utterly का मतलब है completely, completely, जिसको हम totally भी बोल सकते हैं, totally। तो आंसर इज, एंटोनिम है ना, मिनिमल, मिनिमल मतलब कम, हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं। एक्सट्रीमली भी बहुत, कंप्लीटली, पूरी तरह से, वेरी बैड। शेयर भी होता है, हाँ, कोई भी चीज शेयर, शेयर का मतलब भी होता है कंप्लीट से। शेयर वेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं ना, ये तो शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। वेहीमेंटली का मतलब थोड़ा सा अलग हो गया। वेहीमेंटली का मतलब है थोड़ा सा दबाव डालते हुए, वेरी फर्मली, दृढ़ निश्चय के साथ। शेयर वेस्ट ऑफ टाइम मतलब कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, शेयर। तो मिनिमल होगा। कुछ भी वर्ड आपको लग रहा है कि लिखने लायक है, लिख लेना।
मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. हाँ, ब्लूम का मतलब होता है फ्लावर्स वगैरह खिलना. ठीक है, फूलना, फलना, खिलना, तो ये सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम. एक तो फ्लश वगैरह करते हैं. ठीक है, किसी भी चीज में लिक्विड डाल के जैसे फ्लश किया जाता है, पानी डाल के कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को हटाया जाता है. और एक फ्लश एडजेक्टिव भी होता है. एक फ्लश एज एन एडजेक्टिव. फ्लश का मतलब होता है, मतलब कभी कभी आपकी तारीफ कर दी जा रही है. और आप, एक ब्लश भी होता है, ब्लश भी होता है. ठीक है, और एक फ्लश का मतलब होता है ना एकदम पिंकिश दिखना. ठीक है, एकदम पिंकिश या कभी कभी रेडिश हो रहे हो, आपकी किसी ने तारीफ कर दी, जिसको हम रूबिकंड भी बोलते हैं, लाल दिखना, ये भी सेंस में जाता है. और एक मतलब फुल ऑफ पिंकिश दिख रहा, एक इसका मतलब एनर्जेटिक भी जाता है. ठीक है, तो ये सब मतलब बहुत सारा मतलब जाता है इसका. कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा पिंकिश और रेड दिख रहा है, इसका मतलब है बहुत ब्राइट है, डल नहीं है, बहुत ब्राइट है, पूरे एनर्जी के साथ. एक ये भी मतलब जाता है. तो आंसर होगा विदर. विदर का मतलब होता है कोई भी चीज का मुरझा जाना, डीके हो जाना. ओके, विदर करना, कोई भी चीज का विल्ट होना, मुरझा जाना, कोई भी चीज का विल्टिंग होना, विदर होना, मुरझाने का. श्रिवल भी होता है मुरझाने के सेंस में. ये तो फूल फल रहा है, ये मुरझा रहा है. ये हो सकता है ना, ये वर्ड मैंने आपको करवाया नहीं है. ठीक है, मैंने आपको ये वर्ड करवाया नहीं है. और आपको प्रीवियस पेपर में भी ये वर्ड थोड़ा सा गलत मतलब प्रीवियस पेपर में ना ये वर्ड आपको बहुत कम ही दिखा होगा. ठीक है, कम ही दिखा होगा, रिजिबल. तो इसको नोट कर लीजिएगा. इसका मतलब होता है, रिजिबल का मतलब होता है मजाकिया, कॉमिकल. ओके, समथिंग विच इज वेरी कॉमिकल, मजाकिया लिख लीजिए. हाँ, तो मजाकिया का उल्टा क्या हो गया? सीरियस. गिडी तो चक्कर आ रहा है, थकावट, चक्कर है ना. सीरियस, सीरियस, तो ये वर्ड लिख लीजिए. रिजिबल का मतलब है वेरी कॉमिकल, वेरी ह्यूमरस, मजाकिया, कॉमेडी वाला, सीरियस. मैकेनिकल. अच्छा, ये मेरा गलत हो गया था, चलो लिख लो, लिख लो. गलत हो गया था तो ये वर्ड मैंने वैसे करवाया भी नहीं है और मुझे प्रीवियस पेपर में ये दिखा भी कम है. ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अनकॉमन वर्ड है. ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो. अच्छा, ड्रोल. ड्रोल लुक, ड्रोल का मतलब होता है ना थोड़ा सा स्ट्रेंज, कोई भी चीज बहुत विचित्र और कॉमिकल, बहुत अटपटा सा, बहुत मजाकिया, अटपटा सा, लोग हंसी, मतलब समथिंग जो आपके अंदर कॉमेडी अराउज करे. क्यूरियस तो वही हो गया, इंक्विजिटिव हो गया, जिज्ञासु. और गिडी फील करना मतलब बहुत ज्यादा चक्कर, सुस्त फील करना, चक्कर आना. देखो, ऑटोमेटेड अलग है. अच्छा, ऑटोमाइज का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने से. मैकेनिकल का मतलब है मशीन से. मशीन का उल्टा होता है मैनुअल, ऑटोमेटेड नहीं है. वैसे ऑटोमेटिक मशीन भी तो ऑटोमेटिक हो सकता है. ओके, ऑटोमेटिक जैसे हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तो मशीन भी तो ऑटोमेटिक होता है. ऑटोमेटिक है कि ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये तो इसका एंटोनिम नहीं होगा. मैनुअल, मैन के द्वारा, अपने हाथ से, और ये मशीन से. मियांडर. मियांडर, मशीन भी ऑटोमेटिक होता है या सेमी ऑटोमेटिक होता है? देखो, मियांडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, नॉट स्ट्रेट.
ठीक है, मेरे को मियांडर का अच्छा वर्ड चाहिए। जैसे नदी, कोई नदी एकदम सीधा बहता है, कोई मियांडर करता है। मियांडर का मतलब होता है डेविएट, ठीक है, डेविएट होना, अपने रास्ते में एकदम सीधा नहीं करना है, ठीक है। और मेरे को एक अच्छा वर्ड बताओ, एक वर्ड होता है ना, एक क्या वर्ड बताया था, क्या वर्ड बताया था, वी से क्या बताया था, वी से सरपेंटाइन, ट्विस्टेड, वी से, हाँ, VEER, टेढ़ा मेढ़ा, इनडायरेक्ट, तो इसका हो गया डायरेक्ट, सिनुअस। राई का मतलब भी ट्विस्टेड होता है। रैम्बल भी होता है टेढ़ा मेढ़ा, इनडायरेक्ट, ये सिनोनिम होगा। डेप्यूटाइज का मतलब है किसी के बदले किसी को भेजना, कंफर्म नहीं होगा डायरेक्ट। रैम्बल ये एंटोनिम चाहिए। जियो, ये तो बना लोगे, जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज, एक मिनट, थोड़ा पेन का रिफिल ठीक करती है। जियोपार्डाइज तो कर ही लोगे, जियोपार्डाइज मतलब किसी भी को खतरे में डालना, तो ये तो सेफ गार्ड कर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये है वियर और ये एक है विनियर, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये तो अपने रास्ते से डेविएट होना, सीधा नहीं, नॉट स्ट्रेट। और ये विनियर का मतलब होता है मुखौटा, फैसाड, मुखौटा, फैसाड, किसी चीज को हाइड करना। और एक इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सटीरियर, किसी बिल्डिंग का फैसाड क्या बोलते हैं, उसका सबसे सामने वाला पार्ट, एक्सटीरियर, फ्रंट पार्ट। और एक मुखौटा का सेंस भी जाता है हाइड करना। ब्रिटल, क्रंची का मतलब है कुरकुरा, डेलिकेट का मतलब तो बड़ा नाजुक, ओके, वेरी वीक, नाजुक। अलूफ मतलब अलग रहना, सेपरेट। तो ब्रिटल का मतलब होता है बड़ा कमजोर, और कमजोर का मतलब होता है रेजिलिएंट, वेरी फ्लेक्सी। इसका दो मतलब जाता है, एक फ्लेक्सिबल भी जाता है और फ्लेक्सिबल, और एक स्ट्रांग भी जाता है। मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो सिचुएशन के अनुसार, इतने फ्लेक्सिबल हो कि सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो। मुसीबत के समय भी आप अपनी रेजिलियंस दिखाते हो, योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर पावर टू स्टे स्ट्रांग। और ये तो कुरकुरा, क्रंची है। 15 तक करवा के खत्म करती हूँ। शी हैज विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग। विटी का तो मतलब जाता है, बताओ आंसर। विटी का दो मतलब होता है, एक विटी का मतलब है समथिंग विच इज वेरी क्लेवर, जैसे अकबर वॉज वेरी विटी, हाजिर जवाब, वेरी क्लेवर। और एक विटी का मतलब होता है समथिंग बहुत मजाक वाला, कॉमिकल भी होता है, समथिंग विच इज वेरी क्लेवर एंड कॉमिकल, मजाक वाला, अम्यूजिंग। तो इसका हो गया। और वो भी गई, ये तो सैड हो गया। विम्सिकल का मतलब होता है अनस्टेबल लोग हैं, कि विम्सिकल, ये लोग अनस्टेबल होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कैटास्ट्रोफी, ये तो इजी है, एंटोनिम कर रहे हैं। मेंस के बैच में यही सोच के पढ़ाया जा रहा है ना, कि प्री के बैच में अपने वर्ड पावर वगैरह पढ़ा है। यहाँ कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर। कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बता दो, डिजास्टर, ओके, मिजरी, ठीक है, मिसहैप। कैटास्ट्रोफी का स्पेलिंग भी देख लेना, PHY लगा के दे देते ईओ। अरे, हार्डशिप, वोज, अफ्लिक्शन, एपोकैलिप्स, कैलामिटी, पता ही आप। तो ये सिनोनिम हो गया। ओके, नर्चर करना मतलब पालन पोषण करना किसी का। ओके, मेहम तो डिसऑर्डर। इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आंसर, प्लाइट भी होगा, आंसर इज सक्सेस। इमैक्युलेट का मतलब क्या है, इमैक्युलेट का मतलब, जैसे हमने समुद्र मंथन में पढ़ा था ना, माँ पूरे घर को साफ सुथरा करती है, वेरी नीट,
वेरी केम्ड, बहुत साफ सुथरा, ऑर्डरली सब चीज। स्पॉटलेस, साफ सुथरा, तो सक्सेस होगा कैटास्ट्रॉफी का, फेलियर है। मोनोटोनस, मोनोटोनस, हाँ ट्रिब्यूलेशंस भी होगा, कैटाक्लिज्म। मोनोटोनस का मतलब होता है वेरी डल और बोरिंग, ये तो सिनोनिम हो। और एनग्रॉस का मतलब होता है ना, आप किसी चीज में पूरी तरह से एनग्रॉस हो, पूरी चीज, किसी चीज में पूरी तरह से खोए हुए हो, वेरी इन्वॉल्विंग, आपको इन्वॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है वो चीज आपको अच्छा लग रहा है ना, उस चीज में आप पूरी तरह से खोए हो। रैशनल का मतलब होता है सेंसिबल, समझदार लोग है, सेंसिबल। लास्ट, एपिटोम, ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको पता हो ना, देखो ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये जो एपिटोम है ना, इसका दो मतलब होता है, ठीक है। मैंने बोला ना, शी इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ठीक है। एक मिनट ध्यान से सुनो, शी इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ये तो ब्यूटी की प्रतीक है। शी इज एन एपिटोम ऑफ, मतलब शी इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, शी इज अ पैरागन ऑफ ब्यूटी, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी चीज का एपिटोम मतलब एकदम ब्यूटी की प्रतीक है, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। शी इज अ पैरागन ऑफ ब्यूटी, और वो सब होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अलग हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान। एक एपिटोम का ये मतलब होता है, ये इसकी प्रतीक है, ब्यूटी की, पैरागन है, एकदम सिंबल है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आकर्षण का केंद्र होता है, ओके। किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट उदाहरण, एक तो ये होता है, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। और एक एपिटोम का मतलब और भी है, एक एपिटोम का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत प्रिसाइज में, कोई भी चीज बड़ा संक्षिप्त में, ओके, कोई भी चीज का समरी, ओके, समरी में कोई भी चीज बड़ा संक्षिप्त में, कंसाइज। जैसे मैंने आपको प्रिसाइज का दो मतलब बताया था, कि एक प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं करना, एकदम एक्यूरेट बताओ, संक्षिप्त में बताओ। और एक प्रिसाइज का मतलब ब्रीफ भी होता है। उसी तरह एपिटोम का मतलब वो पूरा मिला जुला के, प्रिसाइजली देखा जाए, इन शॉर्ट बोला जाए तो वो ब्यूटी की प्रतीक है, सिंबल। तो ये एक प्रिसाइज होता है, और इसका उल्टा पूछा है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपेंशन। एग्जॉर्ट करने का मतलब है एनकरेज करना, और ल्यूसिड का मतलब है क्लियर। इसको बाकी भी मैं करवा दूंगी, ओके। धीरे धीरे एंटोनिम सिनोनिम सब होते जाए, बारबैरिटियन। चलो एंड किया जाए। इस वीक में मैं सोच रही हूँ ना, इस वीक में मैं सोच रही हूँ कि एक टेस्ट लूँ आपकी। सैटरडे को मैं डाउट सेशन रखूंगी। अच्छा हाँ, एक चीज बताना है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, ओके, द न्यू स्टूडेंट जिसको डाउट सेशन के बारे में नहीं पता है, सैटरडे से डाउट सेशन शुरू हो जाएगा 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे डाउट सेशन है, और इस आईडी पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं, डाउट बाय रानी मैम @gmail.com। इस पे आप अपने डाउट्स भेजना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सैटरडे सब तो दशहरा वगैरह सब बीत गया, मैं टेस्ट का भी आपको बता दूंगी, अब टेस्ट वगैरह सब शुरू होगा। डाउट बाय रानी मैम @gmail.com पे आप अपने डाउट्स सेंड करिए, और काइंडली अच्छा करिए, ओके। डाउट सेशन शुरू हो जाएगा 11 बजे से, 11 बजे से ही होता है ना, सैटरडे के सैटरडे। अब मैं देखती हूँ इस वीक में मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगी, बता दूंगी, ओके। चलो, आपको बोलना क्या है ना कि मैम एक टेस्ट क्या, आपका मन करे तो 2 टेस्ट ले लीजिए, ऐसे बोलना है। आप एक टेस्ट क्या, आपका मन करे तो 2 टेस्ट भी ले लीजिए, ओके। तो ध्यान करना है, ध्यान रखना है कि टेस्ट, जितना टेस्ट में ही इंप्रूवमेंट होता है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जितना मन करे आप टेस्ट लीजिए। और किसी किसी दिन मैं बता दूंगी, जो जिसका शीट आपको रिवाइज करना है ना,
उस दिन मैं क्या करने वाली हूँ बता देती हूँ। जैसे मैं जिस दिन आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगी, जिस दिन मैंने आपको बोला ना कि फ्रेजल वर्ब का मैं सारा पीडीएफ इकट्ठा कर रही हूँ, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले, एग्जाम्स में आए हुए रिसेंट, वो सबको एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और उस दिन सिर्फ उसी का शीट करवाऊँ, ताकि क्या होगा कि उससे क्लास ढूंढने में भी आपको आसान हो जाएगा और उस दिन आपका उसका रिविजन हो जाएगा, खत्म कर दूंगी उसका। अगर चाहो ना, अगर आप चाहो तो मैं ये भी करवा सकती हूँ कि आपका आप लोग पे कि आपका क्लास ये वाला वेस्ट ना हो, तो आप ये भी चाहो तो मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगी। ये ऐसा नहीं, ये क्लास को मैं अपना क्लोज टेस्ट PQRS के लिए बचा के रखूंगी और जिस दिन फ्रेजल वर्ब वाला है मैं यूट्यूब पे लगातार, उससे क्या होगा ना कि हमारा ये क्लास बचा रहेगा, मतलब 1 बजे वाला। और किसी दिन यूट्यूब पे पूरा सैटरडे अगर चाहोगे तो सैटरडे में यूट्यूब पे आके एक ही दिन में, सैटरडे को मेरे पास टाइम होता है ना, एक ही दिन में सारा फ्रेजल वर्ब्स कवर कर दूं, देख लेना। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में होगा ना, मैम यूट्यूब पे मत दीजिएगा, वो लोग ने पैसा थोड़ी दिया, हम लोगों ने पैसा दिया है। अरे ग्रो अप, रतन टाटा की तरह ना थोड़ा हमें जेनरस बनना है। यूट्यूब पे भी करवा दिया तो क्या दिक्कत है, उससे क्या होगा कि हमारा ये बैच का टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें जैसा चल रहा है। ओके, यूट्यूब पे मैं लगातार 2-3 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ सैटरडे को टाइम रहता, तो उससे क्या होगा कि एक दिन में सब खत्म हो जाएगा और आप अपना आराम से रिवाइज करना। हमें रतन टाटा की तरह बनना है। देख रहे हो, रतन टाटा 0 हेटर पर्सन है, सबने उनके डेथ का दुख मनाया। हाँ, जब भी करवाऊंगी मैं बता दूं। ओके।